चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। लिखा हुआ है सरल कीजिए 4 की पावर 4 का स्क्वायर गुणे 1/64 का स्क्वायर और डिवाइड लिखा है ना, ये कि प्लस प्लस है +10। हाँ, +10 ही होगा, नहीं तो ऐसा मान है कि कटेगा नहीं। +10 है, बराबर बताना है 10 ही होगा, क्योंकि आगे कहीं 5 आना चाहिए। अगर डिवाइड में रहेगा तो कहीं 5 आना चाहिए तो कटेगा। 2 है ही आगे की संख्याओं में, इसलिए आपका प्लस होना चाहिए। वो दिख नहीं रहा है सही से उसमें। तो 4 का स्क्वायर गुणे 1/64 का स्क्वायर लिखा हुआ। 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 की पावर 4 है ना, 4 की पावर 4 का स्क्वायर और गुणे में 1/64 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और +10। ये है आपका। तो इसको 4 की पावर में बना देंगे। 4 की पावर बनाएंगे तो 4 2 8, ये पावर हो जाएगा 8 गुणे ये हो जाएगा। इसको भी 4 की पावर में बना दीजिए। 4 की पावर 3 का स्क्वायर ना, 64 को 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर +10। तो हो जाएगा 4 की पावर 8 गुणे 1/4 की पावर 6 का स्क्वायर +10। ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर यानी कि 256 और +10 यानी कि 266। 266 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हुआ यहाँ, ठीक है। चलिए अगला देखें। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनय और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15:16 है। उनकी गति का अनुपात बताइए। उनकी गति का अनुपात बताइए। तो कुछ करना है नहीं, क्या हो जाएगा, समय का अनुपात दिया है 15:16 और चाल का हो जाएगा, कहीं पहाड़ी इलाका से आ रहे हैं क्या 16-15। हाँ 16-15, ठीक। नहीं, लेट की बात नहीं करें, ड्रेस ऐसा पूरा एकदम कितना हो जाएगा 16-15। समय दिया है 15-16, ठीक ना। दूरी का कोई मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है। ध्यान दे, दूरी क्या है, बराबर है। दोनों ही समय के लिए दूरी क्या है 1000 किलोमीटर, इसलिए समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा ना, ठीक है। समय का उल्टा हो जाएगा चाल। अगर ये ध्यान दे, अगर ये दूरी दोनों समय के लिए दूरी अलग अलग हो जाएगी, दूरी बराबर नहीं रहेगी। अगर d1 बराबर d2 नहीं रहेगा, यानी कि दोनों में अलग अलग दूरियां हैं, इस समय के लिए अलग दूरी, इस समय के लिए अलग दूरी, तो उस समय आपका उल्टा नहीं होगा, फिर आपको चाल निकालना पड़ेगा, ठीक ना। फिर आपको क्या करेंगे, दूरी बटे समय से क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। फिर उसके बाद उसका चाल का रेशियो निकालेंगे। अलग अलग, जैसे यहाँ पर अगर हम चाल निकालते तो क्या करते, 1000/15 करते, और इसका करते तो इसका हो जाता 1000/16। ये हो गया चाल। अब इसी का हम क्या ले लेते, रेशियो, तो ये 16-15 दिखाई पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ 1000 है और एक जगह क्या हो गया 500 हो गया दूरी, तो अनुपात उल्टा नहीं होगा, बदल जाएगा फिर ना। समझिए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए।
हाँ, क्या हुआ? सबको ठंडी लग रही है? आप कुछ ज्यादा पहने इसलिए कर। आगे देखें। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं और पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 ग्राम है और बाकी 6 कड़ों का औसत भार 31 ग्राम है। सभी कड़ों का कुल औसत भार है। तो आपका हो जाएगा 30.6। ठीक ना? 30.6, चाहे आप सबका निकाल कर बटे 10 कर दीजिए। 4 का दिया है 30, 4 गुणे 30 और 6 का दिया है 31 बटे 10। ये हो जाएगा पूरे का औसत। ठीक ना? पूरे का औसत हो जाएगा। और चाहे ऐसे देखिए, 4 का दिया है 30 और 6 का दिया है 31, तो इसको अगर हम बेस मान ले, यहाँ से आएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। 6 लोगों का बढ़ेगा तो हो जाएगा 6 की वृद्धि। अब हमें जो औसत बताना है कितने का बताना है? 10 का। 10 का बताना है तो हमारा औसत 30 होना चाहिए। और यही चीज जो 6 एक्स्ट्रा आ रहा है कितने में बढ़ जाएगा? 10 में, तो हो जाएगा 30.6। पेन नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? आगे चले। नेक्स्ट आ जाइए। 76 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 76 के फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हो जाएगा। कर चुके हैं आप लोग, अभी उस दिन बताए हुए 2 दिन पहले ही। 76 का फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा? ठीक ना? और कहीं कहीं ये ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। तो 76 का क्या है? फैक्टोरियल है। 76 का फैक्टोरियल का मतलब 76 गुणे 75 गुणे इस प्रकार से करते जाएंगे 3, 2, 1। ठीक ना? इसलिए आप निकालेंगे तो क्या करते हैं? 76 को 5 से भाग, कितना? 15। फिर 15 को 5 से भाग 3। अब 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए शून्यों की संख्या हो जाएगी 18। शून्यों की संख्या हो जाएगी 18। आगे चले। नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करें। कराया तो नहीं गया ना अभी जल्दी में सेट? चलिए, इसी टाइप का उसमें भी स्टेशन मास्टर, इसलिए मुझे लग रहा। तो 3 बढ़ाया गया, 3 घटाया गया, तो हमेशा क्या होगा? कमी होगा। अगर बराबर बढ़ रहा है, बराबर घट रहा है तो क्या होगा? कमी होगा। 3% बढ़ाया गया, 3% घटाया गया, तो हमेशा ही क्या होगा? कमी होगा। और कमी प्रतिशत आपका दिखाई पड़ेगा x² अपान 100, यानी कि 3 गुणे 3/100। 3 गुणे 3/100 यानी कि 0.09। और चाहे एक्स वाई लगा लीजिए, 3 - 3। ठीक ना? और -3 गुणे 3/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -9/100, यानी कि 0.09% की कमी। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कमी। चाहे एक्स वाई लगाइए, चाहे x² अपान 100 लगाइए। आगे चलें। 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई
घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। बताइए। कह रहा 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 3.5 है। हो जाएगा सबका। पहले तो आप घन का क्या निकाल लीजिए, भुजा, क्योंकि घन का क्या दिया है, विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है a√3, इसलिए a√3 बराबर हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर है। 7√3 सेंटीमीटर यानी कि विकर्ण हो जाएगा घन का 7√3, तो ए भुजा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दोनों का क्या बराबर है, आयतन, तो ए क्यूब बराबर कर देंगे LVH, तो हो जाएगा 7 का क्यूब बराबर, क्या दिया है इसके बाद, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर, यानी कि ये भी 7 है और इसका चौड़ाई जो है वो 3.5 है। इसका हाइट बताना है। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 7×7/3.5 बराबर h, इसलिए h बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलें। सरल कीजिए √19.36 प्लस √77.44 भागे 2 बराबर है, भागे 2 बराबर है। आ जाएगा नहीं, चलिए। √19.36 प्लस √77 प्लस है कि इंटू है, प्लस है, ये पहले वाला प्लस है, बाद वाला डिवाइड, 77.44 और भागे 2। 19.36 किसका है, 46 का या 44 का, ठीक ना। ये हो जाएगा 44 यानी कि 4.4 और प्लस, इसमें चाहे इसको पहले इस पर भी अंडर रूट लगा के 4 बना लीजिए और भाग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, और चाहे इसी का निकाल लीजिए, ठीक ना। 8 × 8 = 64 और 9 × 9 = 81, 80 के बाद वाले में पड़ेगा 88 का होगा ये, ठीक ना। 8.8 हो जाएगा और भागे 2 हो जाएगा, और चाहे पहले इसमें 4 से भाग कर लीजिए, क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा देंगे तो भाग अंदर हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 बन जाएगा, अंदर भाग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसके बाद चाहे निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और 4 से भाग करते तो इसके बराबर आ जाता ये, और दोनों जोड़ देते जैसी आपकी इच्छा। तो 4.4 और प्लस 4.4 यानी कि 8.8। अरे भाई, इस पर अंडर रूट बना देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब तो भाग चला जाएगा ना। नेक्स्ट देखें, 4600 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए, यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी है।
तो 4600 रुपये है 8% की दर से 5 वर्ष के लिए। 4600 रुपये है आपके पास 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा? 40%। और मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका? 140%। और इसका आधा निवेश कर देगा तो बचेगा कितना? आधा, यानी कि 70%। तो 4600 का कितना चाहिए? 70% चाहिए। आधा दे दिया और आधा हमें बताना है। पूरा निकालना होता तो 140% निकालते, हमें आधा ही निकालना है तो 70% निकाल देंगे। ठीक है ना? चलिए, 0 से 0 पेंसिल। कितना? 3220 रुपये। और चाहे अब इसको एकदम बेसिक करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे ब्याज PRT से। 4600 गुणे 8 गुणे 5/100, तो कितना आ जाएगा ये? 8 पंचे 40, यानी कि 46 गुणे 40, यानी कि 0 4 छक 24, 4 चौक 16, 18, 1840। और आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 4600 प्लस 1840। कितना हो गया ये? 8 6 14, 64, 6440 ना, 6440। और इसका हमें करना है आधा। इसका आधा यानी कि 6440 का आधा कितना हो जाएगा? 3220। ये हो गया इसका बेसिक। पहले ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्रधन निकालेंगे, फिर मिश्रधन का आधा करेंगे। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं आप। आपने क्या निकाला? ब्याज। 140% निकाला मिश्रधन, और मिश्रधन का आधा 70%। तो 4600 का 70% निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ ऐसे 1/2। आगे चलिए, वर्ष 2010 में सभी शाखाओं में बिक्री औसत ज्ञात कीजिए। 2010 का 58, 72, 66, 76 और 48। 58, 72, 66, 46, 58, 72, 66, 46, सॉरी 58, 72, 66, 76 और 48 ना। 66, 76 और 48 ये हो जाएगा योग। और कितना है? 5 प्रकार का है, बटे 5 ये हो जाएगा औसत आपका। 64 कितना रहा योग? 320/5, 64। आगे चले। किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा 13 बचेगा। किसी संख्या को 42 से भाग करने पर 13 शेष बचता है। आप जब इसको 42 से भाग करते हैं तो बचता है शेष 13, और 14 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 13/14, यानी कि 13 आ जाएगा दूसरा रिमाइंडर में। क्योंकि पहला आपका जो भाजक है वह दूसरे भाजक से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक है ना? आगे चले। पहले वाला भाजक जो है वो दूसरे भाजक से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर क्या देगा? पहला रिमाइंडर बटे दूसरा भाजक। जो आपका सेकंड वाला रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रिमाइंडर बटे दूसरा भाजक। ठीक ना?
क्या समझा दे यार, ये कट रहा ना 42 14 से, तो यही देगा शेषफल। तो शेषफल 13 में 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल? 13 ही तो आएगा, बस और क्या। और बताएं, बेसिक देख लीजिए। देखिए आपका संख्या क्या हो जाएगी, आप भाग कर रहे हैं किससे, 42 से, और आपका शेषफल कितना रहा 13। हमने मान लिया कितनी बार भाग गया था, x बार, इसलिए हो जाएगा 42 x प्लस 13। ठीक ना। तो आपका 42 x प्लस 13, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 14 से। 14 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर आपका हो जाएगा 13/14। पार्ट वाइज भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, यही तो बचेगा शेषफल। आगे चले, अगला देखिए, एक बॉक्स में रखे हुए 95 नोटबुक्स का औसत भार 9.5 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर उसका औसत भार 9.6 kg हो जाता है। नए नोटबुक का भार कितना है, तो कितना बढ़ा, 0.1 बढ़ा है, ठीक ना, 0.1 बढ़ गया है। पहले आपका 95 नोटबुक है, 95 नोटबुक का जो औसत है वो है 9.5। इसमें एक और नोटबुक यानी कि 96 हो गया तो हो जाएगा 9.6, तो 0.1, ठीक ना। 0.1 की वृद्धि होगी कितने पर, 96 पर। प्रत्येक का इतना इतना बढ़ेगा तभी तो औसत इतना बढ़ पाएगा, यानी कि उसका जो भार है, जो नया बुक आया है वो 9.5 तो रहेगा ही रहेगा, और आपका रहेगा 96 गुणे 0.1, ये हो जाएगा नए नोटबुक का। ठीक है ना, समझ गए हैं। बेसिक इसका है 9.6 हो गया है 96 का, इसमें से 9.5 गुणे 95 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा जो नया आया उसके साथ भार, और ये पुरानों का भार, ठीक है, घटा देंगे तो ये बेसिक हो गया आपका। औसत से संख्या से गुणा करके हमने क्या निकाल लिया, टोटल भार पहले का और टोटल भार बाद का, फिर घटा दिया, ठीक है ना। तो इसमें करना थोड़ा ज्यादा आसान है, ये हो गया 9.5 और प्लस 9.6, कितना हो गया 19.1। अब ऐसे 96 गुणे 96 करेंगे, 95 गुणे 95, फिर घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि, हाँ कम हो जाता तो माइनस हो जाता, जैसे मान लीजिए ये हो जाता, ऐसे हो जाता, ये हो जाता 9.4, तो इसका मतलब कमी हो गया 0.1 का, तो 0.1 का कमी कितने में होगा, 96 में, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता 9.6 गुणे 0.1, ये कमी हो रहा है अब ना, पहले से कम हो गया भार, तो 9.6 गुणे 96 गुणे 0.1, तो आपका बन जाता 9.6। अब यहाँ तो भार दूसरा आएगा, वो ध्यान दें, वहां पर भार कुछ दूसरा आएगा उस, अब ये आपका माइनस होगा तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आने लगेगी, ठीक है ना, माइनस में आने लगेगा ना, तो माइनस में तो होगा नहीं, तो उस समय क्वेश्चन जब बनेगा तो ये मान और थोड़ा बड़ा रहेगा, जिससे आपका
अंतर ना दिखाई पड़े। आगे चले, चलिए अगला देखिए। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या है 2047, तो खराब उत्पादों की संख्या बताइए। 11% अगर खराब हो गया तो बचा कितना? 89। 89%, 89 जो है वो है 2047, ठीक है ना। इसलिए 11% हमें चाहिए, हमें खराब का चाहिए 2047/80 गुणे 11। हमें क्या चाहिए? खराब की संख्या चाहिए, खराब की संख्या जो कि कितना है? 11% खराब हो गया था। ये हो गया सही वाला 253, ठीक है। नवासी है ना, ये 90 लिख दिए थे। चलिए आगे आ जाइए। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3, C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात करें। C1 का यानी कि 58 + 68, C1 का 58 + 68, C2 का 72, 88 और C5 का कितना दिया है? 48 + 73, 48 + 73, इसका योग, इसका योग, इसका योग 126, 138, 121, जोड़ लीजिए 8 9 9 6 15। ठीक है। अच्छा C3 है, एक सेकेंड भाई, सॉरी। हाँ C3 66 72, अरे वो लिखने में गलती हो गया। 66 72 8 138, जोड़ लीजिए 8 1 9 9 6 15 और 5 5 5 2 7 1 8 385, ठीक है ना। 385, 385,000, कितना? 385,000, कितना होगा ये अमित? कितना होगा? 385,000। हाँ हाँ, आगे चले। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यात्रा करता है किस पर? समबाहु त्रिभुज पर, यानी कि भुजाओं पर यात्रा कर रहा है समबाहु त्रिभुज के। तो डिस्टेंस क्या है?
बराबर है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। अलग अलग इसकी स्पीड है, अलग अलग क्या है, स्पीड है। एक्स वाई जेड कितना कितना है, 20, 20 24 30, 20 24 30। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, 3xyz बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक ना, डिस्टेंस बराबर है और तीन अलग अलग चालों से चल रहा है इस डिस्टेंस को, तो हो जाएगा 3 × 20 × 24 × 30 बटे 20 × 24, 24 दूना 48, 480, फिर 24 × 30 यानी कि 720, फिर 30 × 20 यानी कि 600। कर लीजिए, इसको ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे की संख्या को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 3 × 20 × 24 और गुणे 30 और नीचे जोड़ देंगे तो आपका यह हो गया 100, 1800, 1800। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक यहाँ, 3 × 9 = 18 और 2 से 2 बचा कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे चलिए। हो जाएगा। एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर है। लागत मूल्य का आधा चाहिए, यानी कि 50% चाहिए। यही तो हुआ, कितना चाहिए, 50%। सीपी उसका 100 है, इसलिए बिक कितने में रहा है, 112.5 में। यानी कि 112.5 का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दिया है, 819 और हमें चाहिए सीपी का 50% चाहिए। हमें सीपी का क्या चाहिए, लागत मूल्य का कितना चाहिए, 50%, यानी कि 50% चाहिए। तो 819 बटे 112.5 गुणे, सॉरी गुणे 50। ठीक है, और जो फ्रैक्शन से करेंगे, जैसे 12.5% का लाभ हुआ, इसका मतलब हो गया 1/8, यानी कि 8 पर 1 का लाभ, 8 पर 1 का लाभ हो गया। इसका मतलब इसका सीपी हो गया 8 और इसका एसपी हो गया 9। ठीक ना, एक बढ़ जाएगा, इसलिए 9 बराबर आपको दिया है 819 और हमें चाहिए 4 बराबर। सीपी का आधा चाहिए, ठीक ना, हमें सीपी का क्या चाहिए, हाफ चाहिए, 4 का मान चाहिए। हो जाएगा 819 बटे 9 गुणे 4। ऐसे कर लीजिए फ्रैक्शन वाले से, इस प्रकार से। ठीक है ना, कितना आया, 364। क्या हुआ, क्या हुआ, आगे चलिए। वृत्त की त्रिज्या को 6 गुना करने पर इसकी परिधि इसकी पूर्व की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। चलिए, चंदन हो जाएगा। त्रिज्या या व्यास जितना करेंगे परिधि भी उतना ही होगा। त्रिज्या या व्यास जितना करेंगे परिधि भी उतना ही होगा। आपने त्रिज्या या व्यास क्या दिया था? त्रिज्या। त्रिज्या को 6 गुना कर दिया है, 6 गुना। तो इसका परिधि भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक ना। चलिए, अब ऐसे मैं समझ रहा हूँ जो बोलना चाह रहे हैं, मैं वही बोलने जा रहा हूँ, परेशान मत होइए। इसमें एक ऑप्शन 5 भी है, तो हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि 5 गुना जैसे हो गया है 6 गुना, तो बढ़ा कितना? 5 गुना। ठीक है ना, ये कह रहे हैं ना। हाँ? कहीं कहीं देता आंसर 6 नहीं होता तो ले लेते 5। ठीक है ना, आगे चलिए। जैसे कोई चीज 100 था 400 हो जाए, 400% हो जाए, 100% था 400% हो जाए, तो हम कहें वृद्धि कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 300% हुआ है। ठीक है ना, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में चलेगा, ऐसे गुना वाले में यही चलेगा, जितना गुना हुआ उतना गुना ही बढ़ रहा है। ठीक ना, अगर 6 नहीं होता तो आंसर ले लेते 5। ठीक है ना चंदन, आगे चलें। चलो, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो बढ़ा हुआ है 300%, जैसे यहाँ देखेंगे तो बढ़ा हुआ है 500% बढ़ा है। पहले से कितना बढ़ गया? 500% बढ़ गया। ऐसे गुना में देखेंगे 6 गुना हुआ है। आगे चलें, समझ गए ना बात को? 5 आया इसलिए कंफ्यूजन हो गया आपको, वैसे देता नहीं जल्दी गुना वाले में, लेकिन अगर 6 नहीं है तो 5 तब लगा लेंगे। आगे चलिए, परसेंटेज वाले में लेकिन वही लेंगे, जैसे 100% से 400% हो गया तो बढ़ेगा कितना? 300%। ठीक है ना। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के, वैसे मैं देखूंगा क्या दिया हुआ था वो आंसर, 5 दिया था कि 6 दिया है, अभी इसमें दोनों दे दिया है, इसलिए दोनों ही चलता। कभी कभार गुना कोई उतना गुना बढ़ा मान लेता है, वो क्वेश्चन जो बना रहा है उसके दिमाग पर है कि वो क्या सोच रहा है। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे दिया, वैसे देना नहीं चाहिए था, दोनों एक ही देता तो ज्यादा सही था। एक वो दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 32% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 32% छूट रखता है, तो उसे होने वाला कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करे। जितना बढ़ाया उतना ही घट रहा है, इसलिए क्या होगा? हानि होगा। जितना बढ़ाया है उतना ही घट रहा है, इसलिए क्या होगा? हानि होगा। 32% बढ़ा के अंकित किया है, और 32% का क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। ठीक ना, 32% का डिस्काउंट दे दिया है, तो इसलिए क्या होगा? कमी होगा। कितने परसेंट का? x² अपान 100% का, यानी कि 32 का स्क्वायर बटे 100% का होगा कमी, यानी कि 10.24 नहीं 24, 10.24% की कमी, 10.24% की कमी, 10.24% की कमी। ठीक है ना। चलिए, आगे चले। कमी या हानि, यहाँ हानि है, हानि हो जाएगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्त 30
और महत्तम समापवर्तक 9 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक ना। तो कितना 30 गुणे 9, दो ही संख्या लेंगे यहाँ पर, दो ही संख्या के कॉन्सेप्ट में होगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन दे रहा ज्ञात नहीं किया जा सकता। संख्या दो होंगी, काहे नहीं बैठेगी, काहे नहीं बैठेगी, पता करिए, नहीं हो तो फिर इसे उल्टा सही फार्मूला से सेट किया ना इसीलिए। हाँ वो उससे दिक्कत नहीं, उसी से है वो। संख्या नहीं दो सौ सत्तर में दो संख्याओं का गुणा ढूंढना है जिसका लासा 30 हो और मासा 9 हो ना, यही कह रहे हैं। 270 का फैक्टर करिए, संख्या नहीं मिलेगी हमें लग रहा है, मिलेगी वही बटे वटे में फिर सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणा है ना, ये दो संख्याओं का गुणा है, तो वो दो संख्याएं कह रहे हैं कि दो ऐसी संख्याएं बताइए जिसका लासा 30 हो और मासा 9 हो, यही ना। बटे बनाना पड़ेगा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बटे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बटे बनाना पड़ेगा तो हो जाएगा। आगे चले, हाँ ये फार्मूले पर है, आगे चलिए, या दशमलव में संख्या लिख लेंगे तो हो जाएगा वो। आगे चलिए, सरल कीजिए, 4 भागे 4 का 4 की पावर -2 प्लस अंडर रूट 81 और प्लस 25, तो 5 और 9 14 ये हो गया, और एक और ये आपका हो गया 64, 64 और 9 ना, 78, ठीक है। देखें, ऐसे लिखा है 4 भागे 4 का पावर -2 प्लस अंडर रूट 81 और प्लस अंडर रूट 25 ना, तो हो जाएगा 4 भागे 1/4 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि पावर में माइनस में है तो 1/, होगा, प्लस अंडर रूट 81 और प्लस अंडर रूट 25। अब ये आपका जब भाग को चेंज करेंगे गुणे में तो ये ऊपर चला जाएगा फिर से, ठीक है ना। जब इसको गुणे में चेंज करेंगे तो हर वाली संख्या अंश में जाएगी, और बटे 1 हो जाएगा, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं, प्लस अंडर रूट 81 और प्लस अंडर रूट 25, तो हो गया 64 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है, 78 हो गया। अगला देखिए,
एक थैले में 12, 13, 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3, 4, 5 हैं और सिक्कों की कुल संख्या 572 हो तो 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है। आपके पास सिक्कों का अनुपात दे रखा 12, 13, 11, 12, 13, 11, ठीक है ना, और 3, 4, 5 दिया है, 3, 4, 5 गुणा कर देंगे तो रुपए मिल जाएंगे। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या और ये है सिक्कों का मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 36 रुपये, 52, 55 जोड़ देंगे सबको, 143 रुपये हमारे अनुसार हो रहा है और क्वेश्चन में है 572, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। एक बराबर हो जाएगा 4। हमें चाहिए 3 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या, तो हमें चाहिए 12 बराबर, तो हो जाएगा 4 गुणे 12, 12 चौके 48, ठीक है, 48। ठीक है ना। आगे चलिए। 21, मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संख्या को, 12% दिव्यांगों की संस्था को दान देता और 13% और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप में की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 24,570 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। दिव्यांगों की संस्था को वह कितनी राशि देता है? तो डायरेक्ट चल रहा है 14 + 16 + 12 + 13, 14 + 16 हो गया 30, 12, 42, 5, 55 हो गया। 55% अपने वो कमाई का 55% विशेष या विभिन्न प्रकार के मदों पर खर्च कर देता है, ठीक है ना, जो कि आ रहा है 55%। 14 + 16 + 12 + 13 ये हो रहा ना, इसलिए शेष रह गया उसके पास, शेष राशि रह गई 45%, जो कि है 24,500, 24,570। इसलिए हमें जो चाहिए वह दिव्यांग वाला चाहिए, कितना है? 12% चाहिए, तो हो जाएगा 24,570 बटे 45 गुणे 12, ठीक है, कितना आया? 6,552 रुपये। अगला बताइए 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9, तो आपका होगा 729। दोनों हट जाएंगे, 3 9 का गुणा मिलेगा, ठीक ना। देखिए लिखा हुआ है 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9, 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9 भागे 1/9, एक तो नहीं ले आया कोई, 1/9,
इसमें इससे भाग कर दिए 1 हो गया, इसमें इससे भाग कर दिए, इसमें इससे कर दिए ना। देखिए ऐसे होगा, 1/9 गुणे 9 हो गया। ये साइन चेंज हुआ, पीछे गई संख्या अंश का हर में, हर का अंश में, फिर गुणे, फिर भाग को गुणा किए, फिर 9 हो गया, फिर भाग को गुणा किए, फिर 9 हो गया, फिर भाग को गुणा किए, फिर से 9 हो गया। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 9 का क्यूब यानी कि 729। ठीक है। अगले पर चलें। द्रविड़ 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दुगना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना कर चुके हैं। इस क्वेश्चन इस प्रकार का, सभी की संख्या बराबर है, पहले बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए। पहले बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए। बताइए। नहीं चंदन, एक सौ 168। एक दो तीन चार लोग हैं, 1 2 तीसरा और ये चौथा, इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 4 गुना, ये दे रहा ना 2 3 4। इसको मान ले रहे हैं 12 है, तो ये 6, ये 4 और ये 3। ठीक ना, 2 3 4 का एलसीएम ले लिए, तो ये 12 हो गया। तो इसी के अनुसार अब पीछे आना शुरू किए, ये इसका दुगुना है यानी कि यहाँ 6 रहा होगा, इससे यहाँ 3 गुना है यानी कि यहाँ 4 रहा होगा, इससे यहाँ 4 गुना यानी कि यहाँ 3 रहा होगा। ठीक ना, अब हो जाएगा। सचिन कितना है, जोड़ दिए हैं। 25 अच्छा, और कुछ नहीं कहा आगे। और कुछ नहीं कहा है। सभी की संख्या बराबर है, क्या कहा है, सभी की संख्या बराबर है। तो सभी की संख्या बराबर है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ m, ये बराबर हो गया।
अब निकालेंगे एक्स वाई जेड का रेशियो एम का, तो हो जाएगा 1/12, 1/6, 1/4 और 1/3। ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, तो 4 3 7 और 3 10, 10 बराबर 50 350, 1 बराबर 35। किसका चाहिए हमें? फिर गलत दिया है, ये संख्या बराबर यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ठीक ना। लिख दिया है, जो लिखा है उसके अनुसार इसका आंसर ही आना चाहिए। सभी की संख्या बराबर है, इसके बाद सभी की संख्या बराबर है, तो ये आना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने लगाया नहीं है, वो या तो स्टेटमेंट उतना गलत मान लीजिए, वो लगा दिए हैं डायरेक्ट ऐसे ही, ऑप्शन में नहीं देखे। तो आपका हो जाएगा 12, 6 18, 4 22, 3 25 बराबर हो गया 350, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 14, इसलिए 12 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 14, 168, 144 प्लस 24। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए था सभी की संख्या बराबर है, ठीक है ना। सभी की संख्या बराबर का मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद संख्याएं क्या हो जाती है, सबकी बराबर हो जाती है। आगे आ जाए, 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कितने तरीके से बांटा जा सकता है, क्या निकालेंगे चंदन? आभाज्य संख्या निकालेंगे, निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। 480 के टोटल गुणनखंडों की क्या निकालेंगे, संख्या। इसका पहले फैक्टर कर लेंगे, पहले 2 से, फिर 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 3, फिर 5, तो हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक ना। अब निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की, अभी उस दिन तो बताए थे यार, भूल जाते आप लोग संख्या। 5 + 1, पावर में क्या करेंगे, सभी की पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, मिल जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आपका हो गया 6 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 24 प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है ना। 24 प्रकारों से बांटा जा सकता है। जो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन वो भी इसमें लिख लेंगे। हाथ मिलाने वाला, हाँ, जैसे पहली बार हाथ मिलाया यानी तो n + 1/2 पे लगेगा वो, लिख लीजिए n × n + 1/2। किसी पार्टी में n लोग हैं, अगर वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो एक व्यक्ति को कितनी बार हाथ मिलाना, जो भी है n × n + 1/2, ठीक ना। और अगर गिफ्ट देना है, एक आता है गिफ्ट वाला और एक आता है हाथ मिलाने वाला, एक दूसरे को क्या करना है, गिफ्ट देना है। तो ये हो गया हाथ मिलाने वाला हैंडशेक, और गिफ्ट हो जाएगा n × n + 1।
माला भी ले सकते हैं यार, गिफ्ट दीजिए, माला पहनाइए, जो टोपी पहनाइए। हाँ। जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग में अगर हाथ मिलाना है तो क्या होगा, हम इनसे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे, वो उनसे मिलाएंगे, यही तो हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर गिफ्ट देना है तो खुद को तो देंगे नहीं, 2 गिफ्ट वो लाएंगे, 2 गिफ्ट हम लाएंगे, 2 गिफ्ट हम वो लाएंगे, ठीक ना। और हाथ अगर मिलाना हुआ तो कितनी बार मिलेगा, हमने इनसे मिला लिया, इनसे मिला लिया, 2 हो गया, वो उनसे मिला लिया, 3 हो गया, इसलिए बटे 2 हो जाता है, और गिफ्ट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसलिए इसमें बटे 2 ही नहीं आता, इसमें बटे 2 आता है। समझे बात। जैसे 3 लोग हैं तो हाथ जब मिलाएंगे, एक व्यक्ति दोनों लोगों से मिला लिया, अब दूसरे 2 लोग बचे, वो आपस में एक बार मिला लेंगे, 3 ही बार तो हाथ मिलेगा। लेकिन अगर गिफ्ट देना है तो 3 लोग हैं तो दो गिफ्ट लाना पड़ेगा सबको। खुद तो अपने आप को गिफ्ट देंगे नहीं, लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं उनको गिफ्ट देना पड़ेगा। 2 हम लाएंगे, 2 वो लाएंगे, 2 वो लाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 गिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हाथ मिलाना पड़ेगा 3 बार, और ये जो आपका हो जाएगा, ये 6 गिफ्ट हो जाएगा। इसमें आधा हो जाता है, इसमें आधा नहीं होता। हम्म हाथ मिलाने वाली संख्या कम आएगी, गिफ्ट वाली अधिक आएगी, ठीक है ना। गिफ्ट वाला अधिक आएगा, हाथ मिलाने वाला कम आएगा। अरे 3 लोगों का उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और नहीं तो लगा दीजिए एनसीआर, उसी से लिखा गया है ये, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। कितना हुआ है, छूट गया यार, कहाँ गए। 25। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में अपने से 16 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में 2 गुना, 16 गुना ले जाना है, तो ऐसे करेंगे, 3 वर्ष में 2 गुना, इसलिए 16 गुना ले जाना, यानी कि 2 की पावर 4। तो जो यहाँ पावर बनता है, यहाँ समय में क्या हो जाता है, उसका गुणा हो जाता है, 12 वर्ष लगेंगे, ठीक ना, 12 वर्ष लगेंगे। आगे चले, और बेसिक कर दें, ठीक है ना। बेसिक ऐसे करते हैं, जैसे कोई धन है P1 प्लस R बटे 100, 3 वर्ष में कितना हो गया है, 2P हो गया है, ठीक है ना। मूलधन था P और मिश्र धन हो गया है 2P। फिर आपका वही धन है 1 प्लस R बटे 100। अब यहाँ n बनाना है, समय तो पता नहीं है, और ये कितना गुना करना है, 16 गुना करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से करके इसमें रख देंगे, ये आपका यहाँ n बना लेंगे, आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे यहाँ 2 का मान बनाएंगे तो यहाँ ले जाकर रख देंगे, तो आपका टाइम मिल जाएगा। तो जब यहाँ पावर बनाएंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा ना। चलिए। नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया, शॉर्टकट है वो, हमेशा नहीं होगा, जितना पावर बनेगा उससे गुणा होगा। 3 वर्ष में 2 गुना हुआ, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो ये जो गुना यहाँ बाद वाला बनेगा, उसको इसी के पहले वाले के पावर में बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे 2 की पावर 4,
तो जो यहाँ पावर बनेगा उसी का यहाँ वाले समय में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समय पता चल जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, समझे बात? नहीं समझ में आया? देखिए अभी यहाँ समझ में आ जाएगा। P था 1+r/100 की पावर 3 बराबर हो गया 2p, यानी कि आपका 1+r/100 की पावर 3 बराबर हो गया 2। यही तो आप P से P कैंसिल हो जाएगा और आपका हो गया 1+r/100। P यहाँ पर भी लिखेंगे और n वर्ष में कितना होना है, 16 गुना, 16 गुना होना है। P रहेगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि अब हमें 2 का मान कितना है, 1+r/100 की पावर 3। तो यहाँ हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 बनाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब 2 का मान रख देंगे यहाँ से, 1+r/100 की पावर 3 का पावर 4 तो हो गया 1+r/100। ये एकदम बेसिक हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप बिना मतलब के करा रहे हैं आप। 3 चौक 12, 1+r/100 की पावर 12। अब n बराबर 12। ठीक है, बगैर पावर के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसा आएगा ही कि नहीं पावर ना बन रहा हो, कोई क्वेश्चन आप जितना भी क्वेश्चन पलट लीजिए कभी नहीं आएगा कि बगैर पावर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, स्पेशल क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये पावर में ही बनेगा, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। उसके अलावा आ जाएगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व ही नहीं होगा। पावर में तभी नहीं बनेगा जब वो साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट में चलेगा। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट में चलेगा तो पावर जो पहले वाला गुना है अगला वाला गुना उसके पावर में ही बनेगा, और अगर साधारण ब्याज में है तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है ना, तो आसान ही है। अभी यही साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता, ध्यान दे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता, चक्रवृद्धि ना लिखा होता, तब ये क्वेश्चन दूसरा हो जाता। ठीक ना, 3 वर्ष में 2 गुना हो गया है, इसका मतलब 1 रुपये था, 1 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। यहाँ 16 गुना हो गया तो इसका मतलब 1 रुपये हो गया और ब्याज कितना हो गया, 15 रुपये। 1 रुपये ब्याज के लिए 3 वर्ष, इसलिए 15 रुपये के ब्याज के लिए 45 वर्ष यहाँ आएगा आंसर। कितना आएगा, 45 वर्ष, या n माइनस RT बराबर n-1 इंटू 100 वाले से कर लीजिए। ठीक ना, 2 कॉन्सेप्ट बनेगा, बटे कर लेते हैं, ऐसे हो जाता है यहाँ पर। अगर ये साधारण ब्याज में चलेगा तो इस प्रकार से, जैसे 3 वर्ष में दुगुना हुआ, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 गुना होने का मतलब है इसमें 1 रुपये हो गया मूलधन और 1 रुपये हो गया ब्याज। ये हमें, क्योंकि ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज में, प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो जो धन राशि 16 गुना हुआ है उसमें भी मूलधन तो 1 ही रुपये होगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 15 गुना। ब्याज कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 15 रुपये। 1 रुपये के ब्याज के लिए 3 वर्ष, इसलिए 15 रुपये के ब्याज के लिए 45 वर्ष। ठीक ना, आगे चले, चलिए। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 505 पुरुष और 505 महिलाएं कार्यकर्ता हैं। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता 55 काल्स प्रतिदिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता 55 काल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है, तो महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली काल्स की संख्या कितनी है, 55 ही हो जाएगी। ठीक ना, वैसे औसत भी 55 है, पुरुषों का भी 55 है, इसलिए महिलाओं का भी 55 हो जाएगा, और पुरुष और महिला की संख्या भी बराबर है। ठीक है ना, हो जाएगा, कराने की जरूरत तो है नहीं। क्या हुआ,
औसत का क्वेश्चन, अब इसमें करने की क्या जरूरत है? जब औसत 55 है, एक समूह का 55 है, तो अगले समूह का अपने आप 55 हो जाएगा। समझ गए ना बात को? जब पूरे टोटल का 55 है, एक समूह का 55 हो गया, तो अगले समूह का अपने आप 55 हो जाएगा। अगर अंतर आ जाता तो कम ज्यादा हो जाता, ठीक है ना? अगर औसत से इसका कम या ज्यादा होता तो इस पर ये कम होता तो ये बढ़ता। जैसे ये हो गया पूरे समूह का औसत, और ये हो गया यानी कि दोनों प्रकार का जो दो महिला पुरुष है उनका मिलाकर 55 है, और पुरुषों का अकेले 55 है, इसलिए महिलाओं का भी 55 होगा। अगर ये 55 से कम हो जाता, मान लीजिए 45 हो जाता, तो ये इसका मान जो है वो 55 से क्या आ जाता? अधिक आ जाता, अधिक आ जाता। और ये अगर 55 से अधिक हो जाता, 60 हो जाता, इसका मान क्या हो जाता? 55 से कम आ जाता फिर। लेकिन जब संख्या बराबर चल रही है, औसत ही, उसका भी 55 आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आगे चले। अगला जल्दी से कर लेते हैं, क्या है? कर्मी अपनी समान गति की 6/7 गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। उसकी सामान्य लगने वाला समय 14 मिनट अधिक लगते हैं। सामान्य लगने वाले समय से 14 मिनट अधिक लगते हैं। सामान्य लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो पहले चलता था किससे? सामान्य चाल उसकी क्या है? 7। पहले उसका चाल था 7, अब हो गया है 6। पहले से 6 बटे क्या हो गया है? 7 हो गया है। ये स्पीड हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? समय। 6-7 टाइम हो जाएगा उल्टा। इसलिए कितने का डिफरेंस है? 1 का बराबर कितना है? 14 मिनट। हमें क्या चाहिए? सामान्य समय चाहिए, हमें 6 चाहिए। 14 गुणे 6, 1 घंटे 24 मिनट, ठीक है ना? 1 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। बताइए, सामान्य समय चाहिए, तो सामान्य चाल ये है, उसके नीचे होगा सामान्य समय। नहीं तो 7 बराबर निकाल दीजिए। 7 बराबर नहीं निकलेगा, 6 बराबर निकलेगा, ठीक ना? ये सामान्य चाल है और ये उसकी बाद की चाल है, इसलिए ये उसका सामान्य समय है और ये उसका बाद का समय है, ठीक है ना? चलिए, अगला देखिए। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें। हो जाएगा? नहीं होगा? कराया गया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। चाल का क्या निकाल लीजिए? अनुपात निकाल लीजिए। स्पीड का क्या निकाल लीजिए? अनुपात। कितना आ जाएगा? 5-6, और इसलिए समय हो जाएगा 6-5। पहले और बाद में पहुंच रहा है, पहले बाद में पहुंच रहा है, यहाँ डिफरेंस 1 हो रहा, पहले बाद में पहुंच रहा है तो जुड़ेगा। अगर आपका देर से और पहले पहुंच रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा? 8-9 मिनट देरी से और 8 मिनट जल्दी, तो 9-8 17 मिनट, 1 बराबर 17 मिनट। इसलिए हमें चाहिए क्या? दूरी निकालना है, तो हम समय निकाल लेंगे। कोई एक समय चाहिए तो 6 बराबर निकाल ले या 5 बराबर, जैसा आपकी इच्छा हो। 6 बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा 17 गुणे 6 मिनट, ऐसे रहने देते हैं। इसलिए हमें चाहिए दूरी में क्या चाहिए? दूरी, तो दूरी हो जाएगा दूरी आपका हो, समय मिल गया। इसमें स्पीड से क्या कर दीजिए? एग्जैक्ट स्पीड ये है, ना कि 5। ध्यान देना, स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस समय के लिए ये स्पीड लेंगे और इस समय के लिए ये स्पीड लेंगे, तो हमने 6 बराबर निकाला है इसलिए स्पीड लेंगे 20। तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 17 गुणे 6। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए इसको किलोमीटर मिनट को बदल लेंगे घंटे में, बटे क्या कर देंगे?
60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, सैम, साई और श्री के वेतन का अनुपात 7, 9, 11 है। यदि श्री को सैम से 320 अंक अधिक मिलते हैं तो साई का वेतन कितना है? श्री को सैम से कितने का डिफरेंस है? 4 का। 7, 9, 11, 7, 9, 11, इसका डिफरेंस दिया है 4 बराबर दिया है। आपको अंतर दिया है श्री और सैम का। पहला वाला सैम है और लास्ट वाला श्री है। 320, 4 बराबर है 320, इसलिए 1 बराबर 80। किसका चाहिए हमें? साई, यानी कि दूसरा वाला। 9 बराबर 9 अठे 72, 720 रुपये। ठीक है ना? बदल रहे हैं कि नहीं कुछ? चलिए, ग्राफ बचा वो भी देख लें आप लोग। शाखा C2 को दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, शाखा C4 के दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात C2 का दोनों वर्षों में यानी कि 72 प्लस 88, C2 का और C4 का, C2 और C4 का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। 72 और 88, 72 प्लस 88, इसका अनुपात लेना है हमें C4 से। C4 का डाटा दे रहा है 2 वर्षों में 76 प्लस 84, 76 प्लस 84 जोड़ लीजिए। 160 अनुपात 160, इसलिए 1:1। ठीक है, क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। आज इतना ही रहने देते हैं, और क्वेश्चन लाए नहीं, हम सोचे अभी पिछला बचा हुआ है। क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए।